हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। अपनी लैंडमार्क जजमेंट्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज का केस है जेम्स कुंजवाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। पर्जरी प्रोसीडिंग से रिलेट करता है और पर्जरी पर सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन आई है जो आपको पता होना चाहिए। आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। पर्जरी शायद लॉन्ग आंसर का टॉपिक ना हो, लेकिन मेंस का तो टॉपिक है ही, राइट? तो लेट्स फर्स्ट गो थ्रू द फैक्ट्स। तो एक्स नाम की एक लेडी है जिसने जेम्स के अगेंस्ट एक एफआईआर लिखवाई, रजिस्टर करी, और उस एफआईआर के अकॉर्डिंग उसने जेम्स पर दो एलिगेशंस लगाए। एक सेक्शन 376 में विच पर्टेन्स टू रेप एंड अनदर वन वाज सेक्शन 504 इंटेंशनल इंसल्ट, राइट? अब उनका कहना था कि जेम्स जो थे वो उनसे शादी का झूठा वादा करके उनके साथ रिलेशनशिप में आए और उनके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो गए और फिर शादी भी नहीं की। नाउ दिस अमाउंट्स टू रेप बिकॉज हर कंसेंट वाज मैनिपुलेटेड। अब एलिगेशंस बहुत सीरियस थे, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के थे, तो जेम्स को इमीडिएटली अरेस्ट कर दिया गया आफ्टर इन्वेस्टिगेशंस, नॉट इमीडिएटली, ऑफ कोर्स, माय मिस्टेक। तो जेम्स जी को अरेस्ट कर लिया गया। अब जेम्स ने बेल के लिए अप्लाई किया। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में आपको पता होना चाहिए कि बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट, इट इज एक्चुअली ग्रांटेड ऑन द डिस्क्रेशन ऑफ अ कोर्ट, राइट? नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल के लिए अप्लाई करना पड़ता है और कोर्ट बहुत सारे पैरामीटर्स को एग्जामिन करके डिसाइड करती है कि आपको बेल मिलनी चाहिए या नहीं। तो जब बेल के लिए इंसान अप्लाई करता है तो एक एफिडेविट फाइल करता है जिसमें ही डिक्लेयर्स टू द कोर्ट हिज ओन वर्जन ऑफ द स्टोरी एंड व्हाई ही शुड बी ग्रांटेड बेल, कि भाई वो बेल उसे दी जा सकती है, ही इज नॉट अ फ्लाइट रिस्क, दैट इज वन मेजर कंसिडरेशन, कि वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को एस्केप नहीं करेगा, वो प्रोसीडिंग्स के साथ कोऑपरेट करेगा, ही वुड अपीयर इन द कोर्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, he would not try to influence or tamper with the witnesses or the evidence, he would not harass or manipulate or influence the victim, ठीक है? And then of course he presents his own version of whatever that happened. तो इन सारी चीजों को एग्जामिन करके कोर्ट डिसाइड करता है कि बेल देनी चाहिए या नहीं। अब जेम्स ने एफिडेविट फाइल किया और ट्रायल कोर्ट ने उसकी बेल को रिजेक्ट कर दिया। वो बेचारे हाई कोर्ट पहुंचे, उत्तराखंड के हाई कोर्ट में उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उन्हें बेल ग्रांट कर दी। अब जब भी किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में अक्यूज्ड को बेल मिल जाती है तो उस बेल के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन भी एफिडेविट फाइल कर सकता है, ये प्रूव करते हुए कि इसको बेल ना देना सही फैसला क्यों था और इसे क्यों बेल नहीं मिलनी चाहिए, तो आप इसकी बेल को कैंसिल कर दीजिए। तो अब प्रोसिक्यूशन में है एक्स, उन्होंने इस बेल के अगेंस्ट जो था एक और एफिडेविट फाइल किया जिसमें उन्होंने लिखा कि जेम्स किसी भी बेल में दी गई कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। he still continues to harass me through social media and various other platforms. ये मुझे अभी भी हरास कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, तो दैट इज वायलेशन ऑफ वन कंडीशन। प्लस द वर्जन दैट ही हैज प्रेजेंटेड इज एंटायरली फॉल्स, बिल्कुल गलत गलत चीजें इसने बताई हैं और ही इज वायलेटिंग ऑल द अदर कंडीशंस, ही इज अ फ्लाइट रिस्क, मतलब जो भी उसने लिखा होगा अपने एफिडेविट में, मेरे पास एफिडेविट तो है नहीं, बट दिस इज व्हाट आई कुड गैदर बाय रीडिंग द केस, राइट? सो द major allegations in these affidavit or in this affidavit was that James has presented a contradictory version of the entire story which is false, and he is violating the bail conditions from the bail order by harassing her, जो कि नहीं होना चाहिए, जिसके बेसिस पे उसे बेल दी भी गई। अब सोचने वाली बात है, अगर मैं इस तरह का कुछ किसी के अगेंस्ट कुछ प्रेजेंट करती हूँ तो कोर्ट सोचने पर तो मजबूर हो ही जाता है। तो जैसे ही ये बेल ऑर्डर आया, सॉरी बेल को कैंसिल करने का एफिडेविट फाइल हुआ, कोर्ट डिसाइडेड टू रिकंसिडर, है ना? बेल जो पास हुई थी, जेम्स की जो बेल ऑर्डर की गई थी, उस ऑर्डर को रिकंसिडर करने का कोर्ट ने फैसला ले लिया।
अब जब रिकंसिडरेशन होता है बेल का कि बेल वाकई देख के हमने सही किया या नहीं, तो डिफेंडेंट को एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को साबित करने की कि नहीं, आपने कोई गलत फैसला नहीं लिया, तो फिर से एक एफिडेविट है। राइट, अब एक और एफिडेविट आया जिसमें जेम्स ने इन सारे के सारे एलिगेशंस को डिनाई कर दिया कि बिल्कुल गलत है, मैंने इस तरह का कुछ नहीं किया, मैंने कुछ हरासमेंट नहीं किया है, और आई हैव नॉट डन एनीथिंग दैट वायलेट्स द बेल ऑर्डर, आई हैव नॉट डन एनीथिंग व्हिच इज इन कॉन्ट्रडिक्शन टू व्हाट आई हैव सेड अर्लियर और इज इन कॉन्ट्रडिक्शन टू व्हाट शी मे हैव सेड in the FIR, and he presented his own side through an affidavit. अभी एफिडेविट जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इट इज अ डेक्लेरेशन दैट यू आर प्रैक्टिकली मेकिंग अंडर ओथ। मतलब उस डॉक्यूमेंट पे आपने जो भी लिखा है, कानून ये मान के चल रहा है कि वो सब कुछ आपने अपने होश व हवास में अपनी मर्जी से लिखा है और वो सब सच है। That you hereby declare that every statement that you have made in the above document is absolutely true to your knowledge. Right, that is a declaration, so it is kind of like a statement that you are making under oath. और अब अगर आप अंडर ओथ झूठ बोल रहे हैं तो आप कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, प्रोसीडिंग्स को मिसलीड कर रहे हैं, जानबूझ के मैलिफाइड इंटेंशन के साथ एक झूठा एविडेंस दे रहे हैं और आपको पर्जरी के लिए ट्राई किया जा सकता है। सो यू कैन नॉट लाई इन एन एफिडेविट, right? So if you lie in an affidavit, if you present evidences which are false in an affidavit, you are lying to the court and that could lead to perjury charges. ठीक है, अब जेम्स ने जो एफिडेविट फाइल किया उसके अगेंस्ट एक्स ने एक और एफिडेविट फाइल कर दिया जिसमें उसने कुछ एविडेंसेस वगैरह प्रेजेंट कर दिए और बिल्कुल कि नहीं, ये एलिगेशंस को डिनाई कर रहा है, झूठ है, सब कुछ झूठ 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 झूठ। और हाई कोर्ट को लगा कि वाकई कुछ गलत ही है, मे बी इट इज एक्चुअली नॉट राइट, whatever James has been saying is false and the version is false and he's actually harassing her। अब उसको लेकर कुछ एविडेंसेस रहे होंगे, जो भी था, कोर्ट कन्विंस हो गया कि भाई इसने एफिडेविट पे झूठ बोला है, ठीक है, और कोर्ट ने उसके अगेंस्ट रजिस्ट्रार को कह के 193 का चार्ज ऐड करवा दिया। कोर्ट डायरेक्टेड द रजिस्ट्रार ऑफ द कोर्ट टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम अंडर सेक्शन 193 आईपीसी पर्जरी, ठीक है। Now, James challenged this direction in Supreme Court and there the entire interpretation of what perjury is and should be began. अब बात यह है कि भाई एफिडेविट पे आपने उन एलिगेशंस को डिनाई किया है जो आपके अगेंस्ट लगाई गई। जैसे वो लेडी कह रही है कि आपने आपके बेल ऑर्डर को वायलेट किया है, ठीक है, और आप उससे अभी भी हरास कर रहे हैं, बल्कि आप हरास नहीं कर रहे और आप इसे डिनाई करते हैं कि जनाब मैं हरास नहीं कर रहा, और आप अपना एक अलग एक्सप्लेनेशन देते हैं, अपना एक वर्जन देते हैं जिसमें आप अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हरासमेंट क्यों नहीं है, आपके हिसाब से वो हरासमेंट क्यों नहीं है, एक रीजनेबल आदमी के हिसाब से वो हरासमेंट क्यों नहीं है, ठीक है। तो आप एलिगेशंस को डिनाई कर रहे हैं अपने तरीके से, अपनी एक्सप्लेनेशन देके, और यही किया जेम्स ने और यही सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को एड्रेस भी किया कि भाई ही इज नॉट the fact that he is trying to explain his own version or he is trying to deny the allegation does not and cannot amount to perjury. It is a mere denial. और ये कोर्ट का एक, और ये ट्रायल का, नॉट जस्ट कोर्ट, ये ट्रायल का एक ऑर्डिनरी प्रोसेस है। दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ ट्रायल। नोबडी रेडिली एक्सेप्ट्स द हाँ जनाब मैंने किया, ऐसा कोई नहीं करता। अगर ऐसा करने लगे लोग तो ट्रायल इतने सालों तक चलेगा ही क्यों, शुरुआत में ही खत्म हो जाएगा और गुनहगार को सजा मिल जाएगी, विक्टिम को न्याय मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, ट्रायल में आप एक अक्यूज्ड को खुद को डिफेंड करने का पूरा मौका देते हैं, और उस मौके में ये शामिल है कि वो उन एलिगेशंस को डिनाई करे जो उसके अगेंस्ट लगाए गए हैं, और उस डिनायल में वो एक्सप्लेनेशन दे सकता है, एविडेंस दे सकता है जो विच अकॉर्डिंग टू हिम इज राइट, विच अकॉर्डिंग टू हिम इज ट्रू टू हिज नॉलेज, राइट। दैट इज व्हाट द लॉ डिमांड्स, ट्रू टू योर नॉलेज। अगर वो आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग ट्रू है, भले वो जेन्युइनली शायद ट्रू ना माना जाए तो भी वो सच ही है। अगर आप अपने हिसाब से सच बोल रहे हैं तो वो सच ही है, उसे सामने वाला माने या ना माने। तो इट इज लाइक बिलीविंग वन साइड कंप्लीटली एंड रिजेक्टिंग द अदर साइड,
ठीक है, हाई कोर्ट ने शायद इसी तरह का कुछ किया है जहां पे उन्होंने विक्टिम की बात को पूर्णतः सच मान लिया है और अक्यूज की बात को पूर्णतः झूठ, और ये गलत है। दिस इज नॉट राइट। mere denial of allegations is not lying, is not perjury। perjury के लिए सिर्फ आपने allegations को झुटला दिया ये काफी नहीं है। there needs to be a deliberate falsehood। ठीक है, आपने डेलिबरेटली कोर्ट के सामने झूठ बोला है, आपने डेलिबरेटली इंटेंशनली झूठे एविडेंसेस लगाए हैं, एविडेंसेस को फैब्रिकेट किया है ताकि आप कोर्ट को अपने नॉर्मल डायरेक्शन से हटा के दूसरी ही कहानी सुना सके, उन्हें गुमराह करके भटका सकें, और ये सब आपने जानबूझ के किया है, और ये आपने मैलिफाइड इंटेंशन के साथ किया ताकि आप केस की दिशा को पलट सकें और गलत होते हुए भी बच सकें। That all of it happened with a malified intent. So when you deliberately lie before the court, try and present false evidences, fabricate, और you अगर evidence false है तो वो fabricate किया हुआ भी होगा, है ना। तो you deliberately lie before the court by fabricating evidences, by furnishing before the court absolutely false evidences with a malified intent to make the court completely lose the actual track. So if you're doing that, you would be liable for perjury, not otherwise. अगर आपने एक नॉर्मल पार्लेंस में, एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स में एलिगेशंस को डिनाई किया है और उस डिनायल को सपोर्ट करने के लिए आपने अपनी कोई एक्सप्लेनेशन दी है, या आपके हिसाब से जो आपका एविडेंस है जो उस चीज को एक्सप्लेन कर सकता है वो दिया है, तो आप पर्जरी नहीं कमिट कर रहे हैं, आप अपने आप को बचा रहे हैं। अगर आप अपने आप को झूठे एविडेंसेस का सहारा लेके कोर्ट को गुमराह करके भटका के बचाना चाहते हैं तो ये पर्जरी है। लेकिन अगर आप नॉर्मली खुद को बचाते हैं, जैसे एक आदमी बचाता है कि साहब मैंने नहीं किया, देखिए मैं बताता हूँ आपको, मेरा मतलब ये था, मैं ये कहना चाहता था, वो गलत से बच गए, ये पर्जरी नहीं है। लेकिन आप कुछ और ही दिखा रहे थे कि मैं आपको लोग इससे पूछे, ये बताएगा आपको, ये सच बताएगा, उसको आपने पहले ही समझा दिया। दैट इज पर्जरी। Your explanation, your denial of allegations would not be perjury, and that is what court clarified in this entire case। ठीक है, और ये जो बेल कैंसिलेशन का जो ऑर्डर था along with this additional charge of perjury was rejected, dismissed by the court, और इसको हटाने का डायरेक्शन कोर्ट से आ गया, सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, सो दिस इज द केस विच इज एन इंटरेस्टिंग केस इफ यू थिंक अबाउट इट। फैक्ट्स भी पढ़ लेते हैं भाई। Accusations and FIR, James Kunjwal, the appellant, was accused under these sections. Complainant referred to as X alleged that Kunjwal had established relations with her based on a false promise of marriage. बेल की प्रोसीडिंग्स हुई, इनिशियल बेल डिनाई हो गई, फिर उत्तराखंड ने बेल ग्रांट कर दी, फिर जो कंप्लेनेंट थी उसने बेल को कैंसिल कराने की कोशिश की, ये कह के कि कुंजवाल उसको प्रेशर कर रहा है कि वो सेटल करे केस को, उसको ऑब्सीन मैसेजेस भेज रहा है, अब्यूज कर रहा है उसे और उसकी फैमिली को, और उसने पुलिस कंप्लेंट भी फाइल कर रखी है कुंजवाल के अगेंस्ट रिगार्डिंग ऑल दैट ही हैज बीन डूइंग आफ्टर ही हैज बीन ग्रांटेड बेल। ठीक है, एफिडेविट कॉन्ट्रडिक्शंस। इन रिस्पॉन्स कुंजवाल ने दूसरा एफिडेविट फाइल किया इन क्लेम्स को डिनाई करते हुए। हाई कोर्ट ने इस एफिडेविट को डिसमिस कर दिया और बेल को कैंसिल कर दिया। Identified contradictions between the affidavits of the Kunjwal and complainant. Subsequently, the High Court directed the registrar to file complaint against Kunjwal for allegedly submitting a false affidavit leading to proceedings under 193। फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने वही बताया जो मैंने आपको बताया। ठीक है, whether the contents of the affidavit filed by James Kunjwal constituted an offense under section 193 as defined in section 191, whether the High Court was justified in initiating perjury proceedings based on the alleged contradictions। अब सेक्शन 191 जो अप टू 27 हो चुका है, जो पर्जरी को डिफाइन करता है, वो तब अकर करता है when a person legally bound by oath makes a false statement that they know or believe to be false. It is not true to their knowledge, right? This is a very important phrase। ये जितना भी आप साइन करते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स को, उसमें सब में वेर यू हेयर बाय डिक्लेयर नो, उसमें सब में इट एवरीथिंग इज ट्रू टू माय नॉलेज, मुझे यही पता है,
मुझे यही सच पता है, ठीक है। जैसे आपके दादाजी का कुछ सड़क पर कुछ सोसाइटी में नाम है, फॉर एग्जाम्पल इन माई केस माई ग्रैंडफादर वॉज नोन कॉमनली बाय अ सर्टेन नेम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन माई लाइफ। आई बिलीव दैट वॉज हिज एक्चुअल नेम अंटिल वेरी रिसेंटली समबडी टोल्ड मी कि उनका एक्चुअल नाम डॉक्यूमेंट्स पे कुछ और था। अब भाई मुझे तो वही पता था क्योंकि मैंने सबको उसी नाम को इस्तेमाल करते सुना, राइट। तो मुझे जो पता है वो मुझे पता है और मेरे हिसाब से वही सच है। अगर सच कुछ और है तो मेरी गलती नहीं है, मैंने झूठ क्रिएट नहीं किया, मैंने वो झूठ क्रिएट नहीं किया, वो मेरे अकॉर्डिंग सच था क्योंकि मुझे वही बताया गया था, मैंने वही सुना था, राइट। तो दिस इज वॉट पर्जरी इज, वेन यू इंटेंशनली लाई, वेन यू नो कि जो आप कह रहे हैं वो झूठ है और उस अपने झूठ को साबित करने के लिए आप एविडेंसेस भी दे रहे हैं, वो पर्जरी है, ठीक। सेक्शन 193 जिसमें पर्जरी की पनिशमेंट दे रखी है वो अब सेक्शन 229 है बीएनएस का, प्रिस्क्राइब्स द पनिशमेंट फॉर इंटेंशनली गिविंग फॉल्स एविडेंस इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। 3 से 7 साल तक की पेनल्टी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। Court examined that the contents of the affidavit filed by Kunjwal and the criteria for initiating under section 193, ठीक है, इसको कंटेंट को एग्जामिन किया और क्राइटेरिया को भी एग्जामिन किया। Mere contradictions in affidavits do not automatically meet the threshold for perjury. Court emphasized कि perjury के लिए required है clear deliberate intent to deceive the court which was not evident in this case. Court noted that Kunjwal's statement did not suggest malified intention. It was a mere inaccuracy and do not constitute perjury. It was just mere inaccuracies or denial. बस वो कंप्लेनेंट के वर्जन से हट के अपनी अलग एक्सप्लेनेशन दे रहा था और उसके एलिगेशंस को डिनाई कर रहा था. सो दिस इज जस्ट a small inaccuracy. Obviously it is going to be there. Why would you agree with your allegations or whatever accusations has been made against you? आप कंप्लेनेंट के साथ अग्री करेंगे ही क्यों? ठीक है, तो वो डिनाइल है, इनएक्यूरेसीज है, वो पर्जरी नहीं है. Quashing of perjury proceedings, Supreme Court quashed the perjury proceedings initiated, concluding that the circumstances did not warrant such action. Essential elements: person must be legally bound by an oath to state the truth. False statement made knowingly, intentionally. Falsehood must be material to judicial proceeding, मतलब वो कोर्ट को भटका सकता है. There must be a clear evidence कि अक्यूज ने झूठ बोला है. ठीक है. इंपॉर्टेंट केस लॉ भी है. अब्दुल माजिद वर्सेस कृष्णलाल नाग 1893 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए पर्जरी से रिलेटेड. क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं. विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी डील्स विद गिविंग फॉल्स एविडेंस इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग. अब ये सेक्शन जो है ये प्री में, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाता है. जब प्रीलिम्स में अब आईपीसी से रिलेटेड सेक्शन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको नया सेक्शन पता होना चाहिए. 225 एंड 227. 225 में पर्जरी डिफाइंड है और 227 में उसे पनिश किया गया. Under which section of BNS is giving false evidence now classified? Okay, you know the answer. Which section defines the offense of giving false evidence? Means के questions है. Discuss the scope and limitations of section 193 in IPC in addressing perjury cases. How does the judiciary ensure that the provisions is not misused? Provision is not misused. Provide a critical analysis with reference to relevant case laws. Analyze the impact of contradictory statements on the credibility of a witness. How does the court differentiate between perjury and genuine errors in testimony? Now these are Drishti's own questions, very good questions. इन्हें जरूर लिखिए, किसी से चेक करवाइए, देखिए कि आप अच्छा आंसर पर्जरी पे लिख भी सकते हैं या नहीं. इस केस को आप 100% यूज कर सकते हैं फॉल्स एविडेंस में, बिल्कुल राइट. और एकदम अच्छे से यूज करिए अपने खुद की भाषा में जो आप समझे हैं. And make sure, again, a very critical aspect of this entire exercise is to get someone evaluate what you are writing. Otherwise, there's just no point. Right? तो आज के लिए इतना ही. अगले केस में फिर मिलेंगे. तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए. Thank you so much. Bye bye.